नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आजकल मैं जब भी अपने सोशल मीडिया पर डीएम चेक करने जाता हूं तो सिर्फ और सिर्फ एसआईआर की गड़बड़ियों के बारे में अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों के मैसेज आया करते हैं, फोन आ रहे हैं लगातार। और बाकी लोगों को तो आप छोड़ दीजिए, अजीत अंजुम को कौन नहीं जानता है, बड़े पत्रकार हैं, अब अपना चैनल है उनका और बहुत हिट चैनल है, आप लोग भी देखते होंगे। उनकी एक पोस्ट देखी मैंने ट्विटर पर, जिसमें डीएम साहब ने जो पोस्ट की हुई थी बीएलओस को लेकर कि आपके घर जाएंगे और उसको ये कीजिए वो कीजिए। उसमें वो बता रहे हैं कि 2 बीएलओस से उनकी बात हो चुकी है और उनके परिवार का फॉर्म नहीं मिला है। यही गाजियाबाद का मामला है, बाकी दूर की बात तो आप छोड़ दीजिए। दिल्ली से लगे गाजियाबाद में अजीत अंजुम जैसे वरिष्ठ पत्रकार के यहां उनका कहना है कि अभी जब उन्होंने लिखा था तब तक एसआईआर के लिए फॉर्म नहीं मिला था उनको। जब दिल्ली में गाजियाबाद के पास यह हाल है तो छोटे छोटे शहरों की बात छोड़ दीजिए, लोग विपक्ष के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। एक वरिष्ठ नागरिक हैं, देवरिया के, मेरे पिताजी के मित्र हुआ करते थे, उनका मैसेज आया मेरे पास। उन्होंने बताया कि कैसे आप जरा सा केवल 2003 की जो सूची है वो देख लीजिए, बाद की सूची देख लीजिए, अभी जिस तरह से काम चल रहा है उसको देख लीजिए, इसमें दुनिया भर की गड़बड़ी है। और उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर बाद में शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। यह भी शिकायत आई कि विपक्ष के जो बीएलए हैं वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जनता परेशान है। एक साहब का फोन आया मेरे पास कि भाई अगर हर बूथ का मामला है ये, तो चुनाव आयोग को हर बूथ के लिए एक ऑफिसर नियुक्त करना चाहिए। अब मैंने उनसे कहा कि भाई चुनाव आयोग करेगा, आप चुनाव आयोग को अपील कीजिए, मेरे जैसे लोग क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने चैनल पर इस पर आवाज उठाइए। देखिए, अपने चैनल पर तो मैं लगातार एसआईआर को लेकर बात कर रहा हूं। अलीगढ़ की एक घटना को लेकर मैंने बात की थी, उसके बाद उन मित्र ने बताया कि अब 2003 की जो लिस्ट है वो अवेलेबल है, सारे तमाशे चल रहे हैं। और तमाशे किस लेवल के चल रहे हैं ये आप देख लीजिए, जिस तरह से बीएलओस के मौत के आंकड़े आ रहे हैं। 19 दिनों में 6 राज्यों में 15 बीएलओस की मौत हो चुकी है। और हर मामले में यह कहा गया कि वर्क प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है, इतना इनके ऊपर दबाव पड़ रहा है कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आत्महत्या कर ले रहे हैं। आप देखिए, एसआईआर के अभियान के दौरान गुजरात एमपी में 4-4 लोग, बंगाल में 3, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में 3-3, पश्चिम बंगाल में और बाकी सारी जगहों पर भी लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक बात तो मैं बहुत साफ कहूंगा, अगर बीएलओस लोग, कोई बीएलओ मेरा वीडियो देख रहा हो तो उससे कहूंगा प्लीज अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। अगर एकदम नाकाबिले बर्दाश्त मामला है तो नौकरी छोड़ दीजिए, जिंदगी कोई और रास्ता दिखा सकती है। लेकिन आप अपनी जान दे देंगे, 4 दिन लोग हल्ला करेंगे, झेलना आपके परिवार को है। कल मैं वो वीडियो देख रहा था जो तेजस के पायलट हमारे शहीद हुए हैं, उनकी पत्नी को, उनके माता को, उनके पिता को मैं देख रहा था, उनके चेहरे का दर्द महसूस कर रहा था, उनकी आंखों का खालीपन महसूस कर रहा था। दुनिया तो शहीद कह के 4 दिन याद करेगी, लेकिन परिवार उनका है जो सारी उम्र उनको मिस करेगा। तो जान देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। आप देखिए, गुजरात के गिर में सोमनाथ को 21 नवंबर को 40 साल के टीचर थे अरविंद वाधर, उन्होंने नोट लिखा और कहा कि परिवार का ख्याल रखना, मैं अपना यह काम नहीं कर सकता, ये जो एसआईआर का काम है नहीं कर सकता, परिवार का ख्याल रखना। लेकिन आप तो चले गए, अब आपके परिवार का ख्याल कौन रखेगा? इससे अच्छा था आप या तो विरोध करते या नौकरी छोड़ देते, जो भी करते, जिंदा रहते तो कोई ना कोई रास्ता जीने का निकाल लेते। लेकिन सवाल इससे बड़ा है, सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। बीएलओ सामने दिखाई देता है, हर आदमी शिकायत कर रहा है, बीएलओ घर नहीं आ रहा, बीएलओ ये नहीं कर रहा, बीएलओ ये नहीं कर रहा। एक बार ये भी सोचिए कि चुनाव आयोग और सरकार ने जिस तरह से उसके सर पर काम लाद दिया है, क्या वो काम कर सकता है? क्या वाकई जितना काम दिया गया है 1 महीने के अंदर बीएलओ घर घर जाकर और सब कुछ चेक करके फॉर्म भरवा के वो काम पूरा कर सकता है? ये जो टारगेट दिया गया है, क्या ये ह्यूमन टारगेट है या इनह्यूमन टारगेट है? मेरा सवाल बहुत साफ है कि गुजरात में कोई चुनाव फिलहाल नहीं होने हैं, फिर चुनाव आयोग को ऐसी जल्दी क्या है कि महीने भर के अंदर ही सब निपटा देना है? ये 3 महीने में क्यों नहीं हो सकता? ये 6 महीने में क्यों नहीं हो सकता? ये साल भर में क्यों नहीं हो सकता? आखिर चुनाव आयोग को केरल से लेकर बंगाल तक, यूपी में भी अभी तुरंत कोई चुनाव 3 महीने में नहीं होने हैं। फिर ऐसी क्या जल्दी है कि ऐसे टारगेट्स दिए जा रहे हैं जो हमारे बीएलओस पूरा नहीं कर पा रहे हैं? आप इस सवाल का जवाब पूछिए चुनाव आयोग से कि आखिर ये जो टारगेट दिया गया है, ये जो एसआईआर हो रहा है, ये 3 महीने या 6 महीने या 1 साल में क्यों नहीं हो सकता?
ऐसी क्या जल्दी है कि महीने भर में ही आपको सब कुछ करा देना है? बिहार में जिस तरह से एसआईआर हुआ है हम सब लोगों ने देखा है। अजीत अंजुम गए थे वहां पर, बाकायदा उन्होंने बीएलओस को फॉलो किया, देखा कैसे काम हो रहा है, कैसे घर बैठ के कोई भर रहा है, कैसे कुछ हो रहा है। और यही सब कुछ यहां भी होगा। इसलिए होगा क्योंकि जो आपने टारगेट दिया है वो अचीवेबल है ही नहीं। उस टारगेट में वो काम हो ही नहीं सकता है। घर घर जाकर एक एक आदमी से मिलकर 2003 के लिस्ट से मिलान करके, जो बाहर से आया है उसकी कहीं और की लिस्ट से मिलान करके, जो नया है उसको देखकर, जो मर गया है उसका डेटा, सब कुछ एक महीने के अंदर घर घर जाकर बीएलओ अगर 24 घंटे काम करे तो भी संभव नहीं है। लेकिन धमकियां सिर्फ दी जा रही हैं। इतनी धमकी दी जा रही है। आप देखिए यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसआईआर की जो प्रगति है उसको लेकर डीएम मेधा रूपम जी जो है वो हमारे चुनाव आयुक्त की शायद बिटिया भी हैं, उन्होंने बीएलओ और टीचरों को नोटिस देने का निर्देश दिया। काफी नाराज नजर आई और कहा कि एक दिन का वेतन रोक लो। आप काम पर काम, काम पर काम, जिस आदमी को स्कूल में पढ़ाने के लिए रखा गया है उसको आप घर घर भेजकर बीएलओ का काम करवा रहे हो। स्कूल ऐसे ही इस समय नहीं फंक्शन कर रहे होंगे क्योंकि टीचर सारे बीएलओ बने हुए हैं, और एक महीने के अंदर उनसे वो काम करने को कह रहे हो जिसके लिए कम से कम 3 या 6 महीने की जरूरत है। और उसके बाद टारगेट सुधारने की जगह या और ज्यादा लोग लगाने की जगह आप कर क्या रहे हो? आप उन्हीं के ऊपर लगातार प्रेशर बना रहे हो। कोई सस्पेंड करने की बात कर रहा है, कोई बर्खास्त करने की बात कर रहा है, कोई एक दिन की तनख्वाह काट रहा है। एकदम डंडे की जोर पर यह एसआईआर हो रहा है। राहुल गांधी का एक ट्वीट आया था और वो जरूरी ट्वीट था। उसमें उन्होंने लिखा था, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्ते में 16 लोगों की जान चली गई, 16 बीएलओज की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। समाजवादी पार्टी ने मांग किया है कि यूपी में एसआईआर की अवधि कम से कम 3 महीने और बढ़ा दी जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर की अवधि कम होने से कई मामलों की जांच अधूरी रह जाती है, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही ममता बनर्जी ने इसको वापस लेने की बात की और अमानवीय बताया है और 2 लाख का मुआवजा घोषित किया है उन एसआईआर कर्मियों के लिए, बीएलओस के लिए, जिनकी जान इस पूरी प्रक्रिया में गई है। अब जरा सोचते हैं कि एसआईआर में ऐसी जल्दीबाजी का मतलब क्या है? क्यों एसआईआर इतनी जल्दीबाजी में चाहिए? यह तो मैंने आपको बताया ही कि यह बहाना बिल्कुल बेकार है कि चुनाव है। क्योंकि यूपी में हो, चाहे वो गुजरात में हो और चाहे कई और स्टेट में, चलिए बंगाल में अभी चुनाव है, लेकिन बाकी सारे स्टेट्स में आप देखेंगे कि चुनाव में अभी अच्छा खासा वक्त है। आराम से आप 3 महीने या 6 महीने इस एसआईआर को करवा सकते थे। फिर इतनी जल्दी क्या है? और इसी जल्दीबाजी पर सारा शक पैदा होता है। देखिए, जल्दीबाजी होगी तो बीएलओ ढंग से काम नहीं कर पाएगा, बीएलओ घर घर नहीं जा पाएगा, बीएलओ जांच नहीं कर पाएगा। ऐसे में वो क्या करेगा? ऐसे में वो घर बैठ के काम करेगा, मोहल्ले में कहीं एक जगह बैठ जाएगा, वहीं सबके फॉर्म ले लेगा। इसमें एक्टिव रोल किसका होगा? इसमें एक्टिव रोल होगा उन पार्टी के लोगों का जिनको बीएलए बनाया गया है, एजेंट बनाया गया है, कि वो बीएलए जो है लोगों का फॉर्म भरवाकर जमा करवाएंगे, वो लोगों के बिहाफ पर काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह का फॉर्म है, आप देखिए, अगर उस फॉर्म को 2003 का, उसमें आपको देखना है कि 2003 की लिस्ट में नाम है कि नहीं। मान लीजिए आप कहीं बाहर से आए हैं तो 2003 की लिस्ट में कहां नाम था वो देखना है। बाकी सारा ढेर सारा प्रपंच है। ऐसे देश में, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर, बंगाल जैसी जगह पर, जहां ना पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है, पूरे परिवार का अगर फोटो खींच के लगवाना हो उसमें भी 200 रुपए खर्चा आता है। जो लोग रोज का 200 रुपए कमाकर अपनी जिंदगी चला रहे हैं उनके लिए वो भी आसान नहीं है। तो ऐसे में बीएलए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नेता बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो फोटो खिंचाने का भी पैसा देंगे, बाकी सब भी करेंगे, ताकि अपने लोगों का नाम जुड़ जाए और जो पराये लोग हैं उनका नाम कट जाए। अब भारतीय जनता पार्टी का शासन है, चाहे वो गुजरात हो और चाहे यूपी हो, और जाहिर तौर पर हम जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता जब आप सत्ता में होते हैं तो गली गली घर घर आपके कार्यकर्ता बन जाते हैं। कहीं यह खेल तो नहीं है कि अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने लोगों का नाम जुड़वाया जाए और ऐसे लोग जिनका लगता है कि शायद हमको वोट नहीं देंगे उनका नाम कटवाया जाए। लोकल लेवल पर आदमी जानता है कि कौन सा घर किसको वोट करता है, कौन से लोग किसको वोट करते हैं, कौन सी जाति के लोग किसको वोट करते हैं, कौन से धर्म के लोग किसको वोट करते हैं।
कहीं यह खेल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देवरिया में मैंने वहां के एक नेता से बात की और उन्होंने ये शिकायत की, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, उन्होंने शिकायत की कि भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलएज हैं या उनके जो लोग हैं, वो जिनका पर्चा लेकर जा रहे हैं, वो जिनका फॉर्म लेकर जा रहे हैं, वो जिनकी सिफारिश कर रहे हैं, उनका तो कुछ भी जांच नहीं किया जा रहा है, फटाफट नाम जोड़ लिया जा रहा है। लेकिन दूसरे लोग अगर नाम लेकर जा रहे हैं तो उसकी जांच की जा रही है, कई बार नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, उसमें गलती निकाली जा रही है। अगर यह वाकई जमीन पर हो रहा है तो आप समझिए कि चुनाव आयोग के सहारे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है कि यह पूरी की पूरी लिस्ट ऐसी बना दी जाए कि इस लिस्ट के सहारे विपक्ष कभी चुनाव जीत ही ना पाए। आप देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात कर लेता हूं। लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पे चली गई। समाजवादी पार्टी पहले पोजीशन पर थी, सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और कांग्रेस ने भी अच्छी खासी सीटें जीती। अयोध्या जैसी सीट पर जो हार हुई है उसका दर्द भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं भुला पा रही। तो कहीं यह सारा खेल पलटने की साजिश तो नहीं है? बिहार में जिस तरह से 65 लाख वोट काटे गए और फिर 20 लाख वोट जोड़े गए, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं। अभी परकला प्रभाकर जी ने, जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बाकायदा आंकड़ा देकर सवाल पूछा था कि जितने वोट थे उससे ज्यादा वोट कैसे पोल हो गए। और भी कई सारे लोगों ने आंकड़ों से सवाल उठाए हैं। कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि आरजेडी का उम्मीदवार जितने वोटों से हारा है उससे ज्यादा डाक वोट जो है वो निरस्त कर दिए गए हैं। कई जगहों पर लोगों ने शिकायत की है कि मोहल्ले के मोहल्ले में कई कई घर जो हैं उनका नाम कट गया है। ये सारी शिकायतें लगातार आ रही हैं। मैं इन शिकायतों को ना कंफर्म कर रहा हूं ना खारिज कर रहा हूं, लेकिन बात इतनी तो है कि इनमें से किसी भी शिकायत की ना तो जांच की गई है और ना ही उसका संतोषजनक उत्तर दिया गया है। राहुल गांधी ने 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, बाकायदा प्रेजेंटेशन देकर दिखा दिया कि कैसे हरियाणा से लेकर बेंगलोर तक में ये खेल किए गए, कैसे दूसरों के नंबर से लोगों के नाम काटे गए, कैसे लोगों के नाम जोड़े गए। 2-2 कमरे, एक-एक कमरे के मकान में 250-250, 300-300 लोग भरे हुए हैं। यह सारा उन्होंने बहुत कायदे से डिटेल देकर बताया कि कैसे एक-एक नाम पर 4-4 जगह लोग वोट दे रहे हैं। बिहार चुनाव के पहले भी किस्से आए कि ऐसे ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता निकले जो हिमाचल में भी वोट दे रहे थे, जो दिल्ली में भी वोट दे रहे थे और बिहार जाकर भी वोट दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राकेश जी पर सवाल उठा कि दिल्ली में अभी उन्होंने वोट दिया था और दिल्ली में परमानेंट नौकरी करते हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपना नाम बिहार में कैसे ट्रांसफर करवा लिया। ऐसे ऐसे सवाल उठे हैं। बिहार में यह भी सवाल उठा कि जीविका दीदियां जिनके माध्यम से पैसा जाना है, जिन्होंने उन महिलाओं की लिस्ट बनाने में मदद की जिनको 10,000 रुपए जाना था, उन्होंने सत्ताधारी पार्टी की मदद की। अब जीविका बहनों को लेकर कल एक वीडियो आया था जिसमें पैसा वसूलते हुए, कमीशन वसूलते हुए उनको दिखाया गया। मैं उसको कंफर्म नहीं करता हूं। यह सब तो होगा ही, जिसके माध्यम से पैसा मिलेगा वो कमीशन लेगा, यह सब हमारे समाज में होता है। लेकिन क्या एसआईआर का 2 मामला मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2 सवाल पूछ रहा हूं। क्या एसआईआर वाकई वोटर लिस्ट सुधारने के लिए है या फिर वोटर लिस्ट को ऐसा बना देने के लिए है कि कभी विपक्ष जीत ही नहीं पाए? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि ऐसे में जब एसआईआर चल रहा है तो जमीन पर विपक्ष अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं झोंक रहा है कि उसके लोगों का नाम ना कटे और ऐसे लोगों का नाम ना जुड़े जो उस क्षेत्र के हैं ही नहीं या जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। इस सवाल का जवाब विपक्ष को भी देना पड़ेगा। आप बाद में आरोप लगाएंगे कि एसआईआर की वजह से, वोटर लिस्ट की वजह से आप चुनाव हार गए, जैसा कि बिहार में हुआ। लेकिन अगर चुनाव के समय आप सक्रिय नजर नहीं आएंगे, अगर एसआईआर जिस समय हो रहा है उस समय घर घर पे आपके कार्यकर्ता नहीं पहुंचेंगे, एक एक फॉर्म आपके कार्यकर्ता नहीं देखेंगे, तो कल ये सवाल उठाने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। सवाल पर चर्चा हो जाएगी। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर और चैनल पर आकर ये कह देंगे कि विपक्ष इसलिए हारा क्योंकि लिस्ट में गड़बड़ी थी, लेकिन वो हार तो हो गई। नीतीश कुमार शपथ ले लिए, तेजस्वी विपक्ष में हो गए, 5 साल की कहानी खत्म है। 5 साल आप सत्ता में नहीं आएंगे, 5 साल बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि जिस समय एसआईआर चल रहा है
चाहे वो यूपी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे और सारे स्टेट हो, वहां घर घर आप एक एक बीएलओ के साथ जाइए, एक एक घर को पकड़िए, देखिए कि किसी का नाम कोई काट ना दे, किसी का नाम जुड़ ना जाए गलती से। ये तो आपका ही काम है, आपका ही काम नहीं है, लेकिन आपका भी काम बन गया है, क्योंकि चुनाव आयोग जाहिर तौर पर वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे उसकी उम्मीद की जाती है। दूसरा सवाल यह है कि अगर एसआईआर सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट में सुधार के लिए हो रहा है, चुनाव आयोग की नीयत बिल्कुल साफ है, सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो इतनी जल्दीबाजी की क्या जरूरत है? कम से कम उन स्टेट्स में, यूपी और गुजरात जैसे उन स्टेट्स में जहां पर अभी हाल फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, वहां इतनी जल्दीबाजी में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? क्यों एसआईआर का 1 महीने में ही होना जरूरी है? क्यों ये 3 महीने, 6 महीने या साल भर में नहीं हो सकता है? क्यों इतनी जल्दीबाजी की जा रही है कि बीएलओज अपनी जान देने पर तुले हुए हैं? क्यों इतनी जल्दीबाजी की जा रही है कि आपके डीएम, आपके सीनियर ऑफिसर लगातार कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं? क्यों इतनी जल्दीबाजी की जा रही है कि बीएलओज ये वर्क प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं? क्या यह जल्दीबाजी अपने हिसाब से वोटर लिस्ट को गड़बड़ करवाने की है, या फिर कोई और बात है? इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। कोई और बात तो नजर आ नहीं रही। देखिए, यह बात मैं बार बार कहता हूं कि वोटर लिस्ट और चुनाव की प्रक्रिया ये लोकतंत्र के सबसे बड़े पैरामीटर है। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां होंगी, अगर चुनाव में गड़बड़ियां होंगी, अगर काउंटिंग में गड़बड़ियां होंगी, इसका मतलब बहुत साफ है कि चुनाव आयोग चुन रहा है, सरकार, वोटर नहीं चुन रहे हैं। और यह सवाल तब और महत्वपूर्ण हो जाता है, जो बात मैं अपने हर शो में दोहराता हूं, जब आपने चुनाव आयुक्त अपने मन से चुना है। उस पूरे प्रोसेस से आपने 3 लोग हुआ करते थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे सुप्रीम कोर्ट के, एक विपक्ष के नेता होते थे और एक प्रधानमंत्री होते थे। आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वहां से हटा दिया, एक मंत्री और प्रधानमंत्री बैठते हैं, यानी सरकार अपने हिसाब से चुनती है। विपक्ष के नेता के पास एक वोट होता है, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो जब चुनाव आयुक्त आपने अपने मन का चुना है, तो यह सवाल जनता के सामने उठेगा ही कि आखिर सरकार को अपने मन का चुनाव आयुक्त चुनने की क्या जरूरत थी? वो निष्पक्ष चुनाव आयुक्त क्यों नहीं चाहती? और जब यह सवाल उठेगा और उसके साथ एसआईआर में देखा जाएगा कि महीने भर में सब कुछ करने के चक्कर में दुनिया भर की गड़बड़ियां हो रही हैं, तो दूसरा सवाल भी उठेगा। और एक आखिरी बात, यह कोई राहुल गांधी का, यह कोई तेजस्वी यादव का, यह कोई अखिलेश का, यह कोई ममता बनर्जी का मामला नहीं है। यह मामला आपका है, यह मामला जनता का है। आपके लिए सरकारें काम करती हैं। आप जब चुनते हैं तो सरकार आपके भले के लिए काम करेगी, और बिना आपके वोट के या आपके वोट पड़ने के बावजूद गड़बड़ियां कराकर अगर सरकारें बनेंगी, तो उनका सारा ध्यान उन गड़बड़ियों को पुख्ता करने पर होगा। वो कतई आपका नहीं सुनेंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि आप वोट दें ना दें, सरकार तो वही चुनी जाएगी। इसलिए यह मामला, एसआईआर का मामला, वोटर लिस्ट का मामला, सिर्फ अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या राहुल गांधी या स्टालिन या ममता का नहीं है, इस देश की आम जनता का है। इस पर गंभीर होइए, अपने अगल बगल कैसे भी कोई नाम कटने ना दीजिए और कोई भी गलत नाम जुड़ने ना दीजिए। यह जिम्मेदारी आपकी भी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।